व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट करा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को। अब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमने उसके सारे थ्योरेटिकल पार्ट और सारे न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट भी कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस उसको सॉल्व कर रहे होंगे। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 2, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो देखो इस चैप्टर्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इस चैप्टर्स को मैं स्टार्ट करूंगा। पेन और नोटबुक जरूर लेकर के बैठना, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट है। तो थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ मुझे न्यूमेरिकल पार्ट लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट्स बेसिकली बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स होते हैं जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा आता है। मैं केवल सीबीएसई बोर्ड पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड वाले भी हमारे चैनल पे आकर के पढ़ते हैं। तो स्टेट बोर्ड्स में थ्योरेटिकल पार्ट का जो पोर्शन होता है एग्जाम्स में वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को भी साथ साथ लेकर के चलेंगे और न्यूमेरिकल वाले पार्ट को भी साथ साथ लेकर के चलेंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है, सबसे पहले इसको समझना है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब कि पार्टनर्स ने ये डिसाइड करा कि बेसिकली अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होना चाहिए। क्यों चेंज होना चाहिए, पार्टनर्स ने ऐसा क्यों डिसाइड करा, सबसे पहले इसको समझो। सपोज कि हमारे पास तीन पार्टनर्स है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। और इनका जो रेशियो था वो पहले था 3:2:1, 3:2:1। अब यहाँ पे जेड ने कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल कंट्रीब्यूट करा हुआ है, यानी कि एज कॉम्पेयर टू एक्स एंड वाई जेड ने कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है। और जेड जो है वो एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहा है फर्म को एज कंपेयर टू एक्स एंड वाई। बट यहाँ पे जो शेयर है वो जेड का तो काफी कम है एज कंपेयर टू एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे जेड ने ये डिसाइड करा कि अगर मैं एक्स्ट्रा कैपिटल लगा रहा हूँ, मेरी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, मैं अपना टाइम और एफर्ट भी ज्यादा दे रहा हूँ एज कंपेयर टू रिमेनिंग पार्टनर्स, तो मुझे शेयर्स भी तो ज्यादा मिलने चाहिए। तो यहाँ पे जेड ने ये प्रपोजल रखा कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करो, मैं कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल लगाऊंगा तो शेयर भी एक्स्ट्रा लूंगा। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स ने डिसाइड करा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का, उसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पे आप थ्योरेटिकल पार्ट में क्या लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ, आप उसको कॉपी में नोट करना, अदरवाइज वीडियो को पुश करना और उसको लिख लेना। देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का मैं डिफाइन कर रहा हूँ। Change in profit sharing ratio refers to the ratio between the partners will be changed due to capital contribution or active participation in the firm। यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन और कैपिटल कंट्रीब्यूशन के कारण पार्टनर्स के बीच का जो रेशियो अगर वो चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जैसे यहाँ पे एक्स वाई और जेड का रेशियो था 3:2:1, अब इन्होंने डिसाइड करा कि जो रेशियो होगा 1:2:3 होगा, यानी कि यहाँ पे अब जेड को ज्यादा शेयर मिला ना, पहले 1 मिल रहा था, अब इसको 3 मिल रहा है। तो जेड के कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने के कारण और एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर्म में ज्यादा होने के कारण जेड को शेयर भी ज्यादा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्लियर है। अब उसके बाद इस चैप्टर में जो हमने पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक, उसके लिए आप लिखोगे, क्या लिखोगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सिंपल समझना। रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन चेंज द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स के एग्रीमेंट में अगर कोई चेंजिंग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे अगर पार्टनर्स ने अपना रेशियो चेंज कर दिया तो उनका एग्रीमेंट भी तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो पहले एग्रीमेंट था उसमें उनका रेशियो क्या था, 3:2:1। अब उनका रेशियो क्या होना चाहिए, 1:2:3। तो यहाँ पे जब पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो वो सारे एग्रीमेंट्स भी चेंज करने होंगे, उनमें फिर से नए पॉइंट्स को मेंशन करने होंगे। तो व्हेन देयर इज चेंज इन द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनेशन आप इस तरीके से लिख लेना, रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस change the agreement of the partners and create a new agreement between all the partners is called reconstitution of partnership। अब सीधा सीधा रिकॉन्स्टिट्यूशन में आप ये समझ लो कि यहाँ पे एग्रीमेंट चेंज होने वाला है। तो जब भी एग्रीमेंट चेंज होने वाला है तो किसके कारण चेंज होने वाला है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण। अब आप मुझे बताओ कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उसका इफेक्ट भी तो आएगा फॉर्म पे। तो इफेक्ट आएगा तो वहां पे ओल्ड एग्रीमेंट हमारा खत्म हो जाएगा और फिर से एक नया एग्रीमेंट स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, सबसे पहले तो ये समझना है कि इन विच केसेस अ पार्टनरशिप फॉर्म विल बी रिकॉन्स्टिट्यूट। कौन कौन से केसेस में पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होता है।
तो 4 ऐसे केसेस होते हैं, आप याद रखना यहाँ पे, जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म रिकंस्टिट्यूट होता है। कौन कौन से केसेस है? सबसे पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा, क्योंकि एग्रीमेंट चेंज होगा। सेकंड है हमारे पास एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा, उस केस में भी पार्टनरशिप का ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होगा, फिर से एक नया एग्रीमेंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड द रिकंस्टिट्यूशन। नेक्स्ट, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर, यानी जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करेगा या किसी पार्टनर का डेथ होगा, उस केस में भी ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म होगा, फिर से नया एग्रीमेंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड द रिकंस्टिट्यूशन। और इन तीनों के अलावा एक और टॉपिक है जिसमें पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन होता है, बट वो टॉपिक हमने 11-12 में नहीं पढ़ना है, वो टॉपिक हमने बीकॉम में पढ़ना है। वो टॉपिक क्या है? अमलगमेशन। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है, इसको समझो। अमलगमेशन का क्या मतलब होता है कि दो पार्टनर्स थे एक्स और वाई, ये दो पार्टनर्स थे, इनका एक फर्म था, और दो पार्टनर्स और थे ए और बी, इनका भी एक फर्म था। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर फर्म थे, है ना, यानी एक्स और वाई जो बिजनेस करते थे, सेम बिजनेस ए और बी दोनों मिलकर के भी करते थे, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे। अब इन दोनों ने ये डिसाइड करा कि भाई हम अपने बिजनेस को एक साथ मर्ज कर लेंगे, हम अपने बिजनेस को एक साथ मिलाकर के साथ साथ काम करेंगे। तो ये चारों ही पार्टनर्स ने मिलकर के अपने बिजनेस को मर्ज कर लिया, और इनका जो फर्म बना उसमें पार्टनर्स हो गए एक्स, वाई, ए एंड बी। तो यहाँ पे जो मर्ज करने के बाद फॉर्म बना, दैट इज कॉल्ड द अमलगमेशन। तो अमलगमेशन के केस में भी इनके बीच का जो एग्रीमेंट था, एक्स और वाई का एग्रीमेंट और ए और बी का एग्रीमेंट, ये दोनों खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट बनेगा एक्स, वाई, ए और बी, इन चारों के लिए। तो दैट इज कॉल्ड द अमलगमेशन। अमलगमेशन के केस में भी क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। तो 4 ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूशन होता है। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर्स, और अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये हो गया हमारा रिकंस्टिट्यूशन। अब इसमें जो हम लोग को सबसे पहले देखना है, ये क्या देखना है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर बात करूं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब जब पार्टनर्स के बीच में चेंज होगा, कोई एक या दो पार्टनर्स का शेयर बढ़ जाएगा, जबकि किसी एक या दो पार्टनर्स का शेयर घट जाएगा। यानी कोई पार्टनर्स का शेयर को तो प्रॉफिट हो जाएगा और किसी पार्टनर्स को तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि जब जब देखो, यहाँ पे हमने अभी एग्जांपल लिया था ना एक्स, वाई और जेड का, कि पहले एक्स का शेयर कितना था? 3-1, अब 1-3 हो गया। तो इसमें किसी पार्टनर्स का शेयर बढ़ा जबकि किसी पार्टनर्स का शेयर घटा। तो यहां पे कौन से पार्टनर्स का शेयर बढ़ा और कौन से पार्टनर्स का शेयर घटा, ये जानने के लिए बेसिकली हमारे पास 2 रेशियोज दिए गए हैं। कौन कौन से रेशियो दिए गए? एक तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और एक दिया गया गेनिंग रेशियो। आप इन दोनों ही रेशियो के हेल्प से बेसिकली ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस पार्टनर्स का शेयर बढ़ा और किस पार्टनर्स का शेयर घटा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो को माइनस करते हो, क्या आता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो जस्ट इसका अपोजिट है, ये न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होते हैं। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू द गेनिंग रेशियो। अब आप दोनों ही में से किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई करके किस पार्टनर्स का शेयर इंक्रीज कर रहा है और किस पार्टनर्स का शेयर डिक्रीज कर रहा है, ये इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। चलो हम देखते हैं चेक करके। सबसे पहले सपोज कि हमारे पास 3 पार्टनर्स थे एक्स, वाई और जेड, और इनका जो रेशियो था ये था 3:2:1, ये इनका रेशियो था। ये इनका कौन सा रेशियो था? ये इनका ओल्ड रेशियो था। अब इन्होंने न्यू रेशियो क्या डिसाइड करा? न्यू रेशियो इन्होंने डिसाइड करा 1:1:1, ये इनका न्यू रेशियो है। तो भाई आप यहां पे मुझे फाइंड आउट करके बताओ कि कौन से पार्टनर्स का शेयर इंक्रीज कर रहा है और कौन से पार्टनर्स का शेयर डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा दो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये होता है
अब एक एक करके आप यहां से बेसिकली निकालो, एक एक करके निकालो। सबसे पहले x का निकालो, तो x का क्या है, ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो था 3:1 यानी 3/6। आप कैसे निकालते हो, इन सबको ऐड कर देते हो तो वो डिनोमिनेटर बन जाता है 3/6। और न्यू रेशियो से क्या है 1:1 यानी कि 1 और उसके बाद 1:1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 - 2 यानी 1/6। अब ये 1/6 इसने सैक्रिफाइस करा, क्यों सैक्रिफाइस करा मैं ये बताऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ पे आप समझो कि इसने सैक्रिफाइस करा, है ना। उसके बाद मैं y का ले लेता हूं, तो y का ओल्ड रेशियो क्या था 2, तो 2/6 माइनस न्यू रेशियो क्या है 1/3 एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 6। ये 2 - 2 यानी कि 0। इसने ना तो गेन करा ना सैक्रिफाइस करा, है ना, क्योंकि इसकी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों इक्वल है। और जब दोनों इक्वल है तो ना इसने कोई भी गेन करा ना इसने कोई सैक्रिफाइस करा, ना इसकी शेयर इंक्रीज हुई ना इसकी शेयर डिक्रीज हुई। लेकिन अगर आप जेड का निकालते हो तो जेड का ओल्ड रेशियो क्या था जी, ओल्ड रेशियो था 1/6 और न्यू रेशियो क्या आ गए 1/3। अब यहां से आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो 6 आएगा, 1 और -2। अब देखो ये 2/6 ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आने का मतलब इसने गेन करा। अब यहाँ पे मुझे ये सीखना है कि इसने सैक्रिफाइस क्यों करा और इसने गेन क्यों करा। तो देखो बच्चे रटना स्टार्ट कर देते हैं, लोग रटवाना स्टार्ट कर देते हैं, रटना नहीं है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये फॉर्मूला ट्रिक अपना लेते हैं कि अगर माइनस में आ रहा है तो उसने गेन करा, हाँ माइनस में आने के बाद वो गेन करता है। बट ये कॉन्सेप्ट आप कब तक लेकर के चलोगे, ये रटने वाला कॉन्सेप्ट, इस पे हम लोग को बात नहीं करना। हम लोग को एग्जैक्टली जानना है कि आखिर इसने क्यों गेन करा माइनस में आया, तो इसने सैक्रिफाइस क्यों नहीं करा माइनस में आने के बाद। देखो सबसे पहले समझो, यहाँ पे आप यहां से चेक करो फॉर्मूला क्या लगाया आपने, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखो एलसीएम लेने के बाद आप ये चेक करो कि ओल्ड इसकी कितनी थी, ओल्ड इसकी 3 थी और अब इसकी न्यू ये वाली है, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू कराया ना हमने, तो ओल्ड 3 था और न्यू कितना है 2, यानी कि इसने अपने शेयर को डिक्रीज करा, इसकी शेयर डिक्रीज कर रही है यानी सैक्रिफाइस करा, अपना शेयर इसने किसी और को दे दिया। डिक्रीज करने का मतलब यही होता है ना। तो अगर ओल्ड माइनस न्यू आपने ये फॉर्मूला लगाया है तो ओल्ड ज्यादा था न्यू कम हो गया यानी सैक्रिफाइस किया। और इसने ओल्ड भी इसका क्या था 2, न्यू भी है 2, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो फिर ये ना तो गेन किया ना सैक्रिफाइस किया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना था इसका 1, न्यू कितना हो गया 2, यानी 1 से 2 इसका शेयर क्या हुआ इंक्रीज कर गया। इंक्रीज करने का मतलब ये क्या करेगा गेन। तो ये रटने वाले कॉन्सेप्ट पे कभी बिलीव मत करना कि माइनस में आ रहा है तो गेन होता है, माइनस में आने के बाद वो गेन करता है, लेकिन इसको हम लोग कहां तक आगे लेके जा सकते हैं, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो यहां से चेन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया, समझ में आ गया कि कौन सा पार्टनर्स इंक्रीज कर रहा है, किस पार्टनर्स का शेयर डिक्रीज कर रहा है। आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा दो ना, यहां से बेसिकली निकल जाएगा आपका कौन सा पार्टनर्स ने इंक्रीज करा, किस पार्टनर्स का डिक्रीज हुआ। क्लियर है। अब ये हो गया चेन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप इसके क्वेश्चंस लगा लेना, सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व हो जाएंगे, अब कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद इस चैप्टर्स में हमने एक और चीज पढ़ना था, चेन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गुडविल। अब देखो ये चैप्टर्स को मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में बेसिकली ये चैप्टर साथ साथ चलता है, चेन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गुडविल। बट कुछ स्टेट बोर्ड्स में ये चैप्टर्स अलग अलग चलता है, चेन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग, गुडविल अलग। तो अब हम लोग सीखते हैं सबसे पहले गुडविल के बारे में, और गुडविल के बारे में सीखने से पहले मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आया 2 सेकंड में। चलो जी, अब हम लोग जल्दी से सीखते हैं गुडविल के बारे में कि बेसिकली गुडविल होता क्या है। सबसे पहले तो गुडविल देखो, गुडविल होता क्या है। गुडविल इज द गुड नेम, फेम और रेपुटेशन ऑफ एनी बिजनेस इन द मार्केट विच इज अर्न बाय द पार्टनर्स थ्रू देयर हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी ऑफ इट्स ऑनर एंड ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर। देखो गुडविल क्या होता है कि अगर कोई भी कस्टमर्स मेरे पास बार बार आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरी गुडविल उसको अच्छी लगी, मुझ पे उसका ट्रस्ट हो गया। क्योंकि कस्टमर्स अगर बार बार आ रहे हैं ना तो उसका मुझ पर ट्रस्ट है, तभी वो बार बार आएगा। अदरवाइज अगर आप एक बार सर्विस दो और वो सर्विस उसको अच्छी ना लगे तो वो कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आने वाला है।
तो गुडविल क्या होता है, गुड नेम फेम होता है, रेपुटेशन होता है, किसी भी बिजनेस का एक रेपुटेशन। जैसे मैं जानता हूं कि रिलायंस नंबर 1 कंपनी है, क्यों नंबर 1 कंपनी है भाई, उसने अपना गुडविल जनरेट करा, लोगों का ट्रस्ट है उसके ऊपर, तो बेसिकली रिलायंस नंबर 1 कंपनी है, उसकी गुडविल है, उसकी रेपुटेशन है, ड्यू टू दिस रेपुटेशन हिज पोजीशन इज नंबर 1 इन द कंट्री, राइट। तो गुडविल इज अ रेपुटेशन और नेम फॉर्म ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस का जो नेम फेम और रेपुटेशन होता है दैट इज कॉल्ड द गुडविल, जो उसके पार्टनर्स ने हार्ड वर्क कर करके जनरेट किया है, लोगों का ट्रस्ट करके जनरेट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द गुडविल। अब यहाँ पे गुडविल को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो आप सीधा लिखोगे, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस। यानी कि गुडविल जो है वो प्रोबेबिलिटी से अलग हटके कुछ भी नहीं है कि ओल्ड कस्टमर ओल्ड प्लेस को ही रिजॉर्ट करता है। अगर कोई कस्टमर हमारे पास आया और मैंने उसको अच्छा सर्विस दिया, वो कस्टमर बार बार मेरे पास आएगा। बट कस्टमर एक ऐसी चीज है कि अगर आप एक बार उसको अच्छा सर्विस ना दो तो वो कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आने वाला है। तो ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस, ओल्ड प्लेस को सिलेक्ट करता है क्योंकि उसके साथ एक अच्छा बिहेव हुआ, उसको सर्विस अच्छी मिली, दिन वो कस्टमर बार बार मेरे पास आएगा। तो यही हमारा गुडविल होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि बेसिकली गुडविल को क्या मैं वैल्यूड कर सकता हूं, गुडविल की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, तो बिल्कुल मैं गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। लेकिन क्या गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूं? नहीं, मैं गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं। ये एक एस्टिमेटेड होता है कि हमारा गुडविल इतना है, क्योंकि भाई गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू मुझे कैसे पता चलेगी, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मेरी गुडविल कितनी है। तो गुडविल क्या होता है ये समझ में आ गया। अब अगर यहाँ पे कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, तो गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या क्या लिख कर जाओगे, क्योंकि देखो ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं सीबीएसई बोर्ड में भी और अदर स्टेट बोर्ड में भी। तो गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स में आप सबसे पहला लिखोगे कि इट इज एन इंटैंजिबल एसेट्स। गुडविल एक कौन सा एसेट है? गुडविल एक इंटैंजिबल एसेट है। इंटैंजिबल क्यों है? क्योंकि मैं गुडविल को देख नहीं पाऊंगा। अब मेरी गुडविल कैसी है, मैं उससे कभी मिला नहीं हूं, बट लोगों को मेरा नेम फेम माना कि भाई मेरा नेम फेम अच्छा है, मेरी रेपुटेशन अच्छी है, बट मेरी रेपुटेशन कैसी है? मैं कभी उससे मिलने गया, मैंने कभी उसको देखा नहीं देखा। तो गुडविल क्या है? एक इंटैंजिबल एसेट्स है। और एसेट्स क्यों है? क्योंकि ये गुडविल के हेल्प से ही तो आप प्रॉफिट्स कमाते हो। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? गुडविल इज वैल्यूएबल एसेट्स। ये एक वैल्यूएबल एसेट्स है। देखो एक इनटैंजिबल एसेट्स है, मैं इसको देख नहीं सकता हूं, लेकिन मैं इसका वैल्यू लगा सकता हूं, और वो भी मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लगा सकता हूं, मैं एस्टिमेटेड वैल्यू लगा सकता हूं। तो गुडविल क्या है? एक वैल्यूएबल एसेट है। इट्स द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल। नेक्स्ट देखो, तो अब इसमें दो पॉइंट हमने पढ़ लिए। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? थर्ड पॉइंट होता है इट हेल्पफुल इन अर्निंग प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स को अर्न करने में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है, क्योंकि भाई अगर कस्टमर हमारे पास बार बार आएंगे तो ही तो मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा। अगर कस्टमर ही नहीं आ रहे तो मैं प्रॉफिट कैसे कमा पाऊंगा? तो बेसिकली प्रॉफिट्स कमाने में भी गुडविल हमारी हेल्प करती है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? इट फ्लक्चुएट्स, इट फ्लक्चुएट कॉन्टिन्यूअसली। ये कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे फ्लक्चुएट करता रहता है, यानी कभी भी गुडविल एक जैसा नहीं होता है। गुडविल हमेशा टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करते रहता है। अब सपोज कि अगर मैंने अच्छा सर्विस दिया तो मेरे पास कस्टमर्स बार बार आएगा, कस्टमर्स बार बार आएगा तो मेरी गुडविल बढ़ेगी। लेकिन अगर हमने कोई अच्छा सर्विस नहीं दिया तो कस्टमर्स मेरे पास नहीं आएगा, मेरी गुडविल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो गुडविल कभी बढ़ता है कभी घटता है, ये कभी फिक्स नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे फ्लक्चुएट करता रहता है। क्लियर हो गया? तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। नेक्स्ट इसमें कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देता है स्टेट बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी, कि क्या गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट है? इज गुडविल अ फिक्टिशियस एसेट, ट्रू और फॉल्स? तो यहां पे आपने लिखना है गुडविल इज नॉट, गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स। गुडविल कभी भी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होता है, गुडविल हमेशा इंटैंजिबल एसेट्स होता है। तो ये क्लियर हो गया, गुडविल क्या है हमने समझा दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल भी हमने समझा दिया। अब बेसिकली हमने समझना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल, गुडविल को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो ये मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज वीडियो काफी लंबा हो रहा है और मैं बिलीव करता हूं छोटे वीडियोज में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी के साथ दे पाऊं।
तो आपने इसका नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना आप स्टार्ट कर दो और उसके बाद जो न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो वाला क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे उन सारे क्वेश्चंस को लगाने स्टार्ट कर दो। आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट हो जाए आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, इमीडिएटली आपके डाउट को क्लियर करा जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहो। थैंक यू।